नमस्कार दोस्तों। ये एन सी ई आर टी की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान की भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट है ये। कक्षा 9 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, तो इसको शुरू कर रहे हैं आज। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अपन अच्छी तरह से देखेंगे, अच्छी तरह से याद करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व कक्षा 9 के लिए हैं। 2023-24 वाली है किताब। तो वही थी, लेकिन जो एडिट करी है, जो नए सत्र के लिए है ना 2023-24 वाली, वही है ये। ठीक है, इसको देख लें क्या। आमुख ये पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट पार्ट पर चलते हैं, इसको देख लेते हैं। चल, इतिहास और बदलती दुनिया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हुए जब हम अखबारों में दुनिया भर की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो आमतौर पर हम ठहर कर उन घटनाओं के लंबे इतिहास के बारे में नहीं सोचते। चीज़ें हमारी आंखों के सामने बदलती रहती है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि वह बदल क्यों रही है, सही है। बल्कि अक्सर हम इस बात पर भी ध्यान नहीं देते कि पहले चीज़ें ऐसी नहीं थी। इन बदलावों पर लगातार नज़र रखना, ये समझना कि बदलाव क्यों और कैसे आ रहे हैं, और यह भी कि हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं वह कैसे बनी है, यही इतिहास है। ठीक। कक्षा 9 और 10 की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों का मुख्य जोर यही समझने पर है कि समकालीन विश्व कैसे बना। पिछली कक्षाओं जैसे 8 में आपने भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा। अगले 2 सालों यानी कि 9वीं और 10वीं के इतिहास की पुस्तकों में आप यह जानेंगे किस तरह भारत के अतीत की कहानी दुनिया के लंबे इतिहास से जुड़ी है। ठीक है ना। किस तरह भारत के अतीत की कहानी दुनिया के लंबे इतिहास से जुड़ी हुई है। जब तक हम इस संबंध पर विचार नहीं करेंगे, तब तक इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे कि भारत में क्या और कैसे हो रहा था। यह बात इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज तमाम अर्थव्यवस्थाएं और समाज दिनों दिन गहरे तौर पर एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। इतिहास को हमेशा भौगोलिक सीमाओं में बंद करके नहीं देखा जा सकता। वैसे भी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं को ही अपने अध्ययन का एकमात्र केंद्र बिंदु मान लेना ठीक नहीं होगा। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब एक छोटे से क्षेत्र, एक इलाके, एक गांव, किसी रेगिस्तानी पट्टी, किसी जंगल या किसी पहाड़ पर ध्यान केंद्रित करने से हमें लोगों के जीवन में मौजूद भारी विविधता और उन इतिहासों को समझने में मदद मिलती है जिनसे किसी राष्ट्र का इतिहास बनता है। न तो हम लोगों के बिना राष्ट्र की बात कर सकते हैं, और न ही राष्ट्र के बिना किसी इलाके की बात कर सकते हैं। न तो हम लोगों के बिना राष्ट्र की बात कर सकते हैं, और न ही राष्ट्र के बिना किसी इलाके की बात कर सकते हैं। फ्रांसीसी इतिहासकार फर्नांडस वादेल के शब्दों में फर्नांडो व्रोदेल के शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि विश्व के बिना राष्ट्र की बात नहीं की जा सकती। विश्व के बिना राष्ट्र की बात नहीं की जा सकती। अगले 2 साल आप जो पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे उनमें इसी लक्ष्य को अलग अलग स्तरों पर साधने की कोशिश की गई है। इस दौरान हम कुछ खास समुदायों और इलाकों का अध्ययन करते हुए राष्ट्र के इतिहास तक और भारत व यूरोप के इतिहास से होते हुए इस दौरान हम कुछ खास समुदायों और इलाकों का अध्ययन करते हुए राष्ट्र के इतिहास तक और भारत व यूरोप के इतिहास से होते हुए अफ्रीका और इंडोनेशिया के घटनाक्रमों तक जाएंगे। हमारे अध्ययन का केंद्र विषय हिसाब से बदलता जाएगा। हमारा अध्ययन का केंद्र विषय के हिसाब से है। यह विषय क्या है और उन्हें कैसे व्यवस्थित किया गया है। विषय वस्तु का चुनाव किस आधार पर किया गया है। अब तक आधुनिक विश्व का इतिहास अक्सर पश्चिमी दुनिया के इतिहास पर आश्रित रहा है। अब तक आधुनिक विश्व का इतिहास अक्सर पश्चिमी दुनिया के इतिहास पर आश्रित रहा है। मानो सारे परिवर्तन और सारी तरक्की सिर्फ पश्चिम में ही होती रही हो। मानो बाकी देशों के इतिहास एक समय के बाद ठहर कर रह गए हो, गतिहीन और जड़ हो गए हो। इस इतिहास में पश्चिम के लोग उद्यमशील, रचनात्मक, वैधानिक और मेधायुक्त, मेहनती, कुशल और बदलाव के लिए तत्पर दिखाई पड़ते हैं। दूसरी तरफ पूर्वी समाज या अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के लोगों को परंपरानिष्ठ समाज या अफ्रीकी और दक्षिणी अमेरिका के लोगों को परंपरानिष्ठ है ना भाई, एक मिनट। अब तक आधुनिक विश्व का इतिहास अक्सर पश्चिमी दुनिया के इतिहास पर आश्रित रहा है। मानो सारे परिवर्तन, सारी तरक्की सिर्फ पश्चिम में ही होती रही हो।
मानो बाकी देशों के इतिहास एक समय के बाद ठहर कर रह गए हो, गतिहीन और जड़ हो गए हो। इस इतिहास में पश्चिम के लोग उद्यमशील, रचनात्मक, वैज्ञानिक, मेधायुक्त, मेहनती, कुशल और बदलाव के लिए तत्पर दिखाई पड़ते हैं। दूसरी तरफ पूर्वी समाज या अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के लोगों को परंपरानिष्ठ, आलसी, अंधविश्वासी और बदलावों से कन्नी काटने वाला दिखाया जाता है। इतिहासकार बहुत सालों से इन स्थापनाओं पर सवाल खड़ा करते आ रहे हैं। अब हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि हर एक समाज में परिवर्तन का अपना इतिहास होता है। इसलिए आधुनिक विश्व की रचना को समझने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि विभिन्न समाजों ने इन बदलावों को किस तरह अनुभव किया और उन्हें कैसे शक्लें दी। हमें देखना पड़ेगा कि अलग अलग देशों के इतिहास किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। कैसे एक समाज में हुए बदलावों का असर दूसरे समाज में देखा जा सकता है। कैसे भारत व अन्य उपनिवेशों की घटनाओं ने यूरोप को प्रभावित किया। आशय यह है कि समकालीन विश्व का रूप स्वरूप सिर्फ पश्चिम से तय नहीं हुआ है। आशय यह है कि समकालीन विश्व का रूप स्वरूप सिर्फ पश्चिम से तय नहीं हुआ है। समकालीन विश्व का इतिहास सिर्फ उद्योग और व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रेलवे और सड़कों का इतिहास नहीं है। समकालीन विश्व का इतिहास सिर्फ उद्योग और व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रेलवे और सड़कों का इतिहास नहीं है। इनके साथ साथ यह वनवासियों और चरवाहों, घूमंत काश्तकारों और छोटे किसानों का भी इतिहास है। इन सभी सामाजिक समूहों ने आज की दुनिया को आज जैसा बनाने में अपना योगदान दिया है। इस साल आप इस विविधता भरी दुनिया के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, इन सभी सामाजिक समूहों ने आज की दुनिया को आज जैसा बनाने में अपना योगदान दिया है। इस साल आप इस विविधता भरी दुनिया के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। दोनों किताबों के खंड 1 में कुछ ऐसी घटनाएं और प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया गया है जो आधुनिक विश्व को समझने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस साल खंड 1 में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नाजीवाद के बारे में पढ़ेंगे। अगले साल आप भारत में राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के बारे में जानेंगे। खंड 2 में नाटकीय घटनाओं पर दृष्टिपात करते हुए हम लोगों के जीवन की सामान्य बातों, उनकी आर्थिक गतिविधियों और आजीविका के स्वरूप तक जाएंगे। इस हिस्से में आप देखेंगे कि जनजातीय समुदायों और चरवाहों के लिए समकालीन विश्व का क्या मतलब रहा है। उन्होंने इन बदलावों का सामना किस तरह किया और उन्हें किस तरह प्रभावित किया। एक मिनट। खंड 2 में नाटकीय घटनाओं पर दृष्टिपात करते हुए हम लोगों के जीवन की सामान्य बातों, उनकी आर्थिक गतिविधियों और आजीविका के स्वरूप तक जाएंगे। इस हिस्से में आप देखेंगे कि जनजातीय समुदायों और चरवाहों के लिए समकालीन विश्व का क्या मतलब रहा है। उन्होंने इन बदलावों का सामना किस तरह किया और उन्हें किस तरह प्रभावित किया। अगले साल आप औद्योगिकरण और शहरीकरण, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद के बारे में और विस्तार से जानेंगे। अगले साल आप औद्योगिकरण, शहरीकरण, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद के बारे में और विस्तार से जानेंगे। बेशक हम इन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पढ़ते रहे हैं, लेकिन इनके बारे में हम जो कुछ पढ़ते हैं उससे हमें इनके इतिहास के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाता। हमें ये पता नहीं चल पाता कि ये चीज़ें किस तरह विकसित हुई और क्यों बदलती है। जब हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में इतिहास की दृष्टि से सवाल उठाना सीख जाते हैं इतिहास की दृष्टि से सवाल उठाना सीख जाते हैं तो इतिहास एक नया अर्थ ग्रहण कर लेता है। हमें रोज़मर्रा की साधारण चीज़ों को भी एक अलग कोण से देखने का मौका मिल जाता है। हमें एहसास होने लगता है कि जो चीज़ें इतनी मामूली दिखाई देती है उनका भी एक इतिहास है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। समकालीन विश्व किस तरह अस्तित्व में आया, इसे समझने के लिए हम भारत से अफ्रीका और यूरोप से इंडोनेशिया तक का सफ़र करेंगे। समकालीन विश्व किस तरह अस्तित्व में आया। इसे समझने के लिए हम भारत से अफ्रीका और यूरोप से इंडोनेशिया तक का सफ़र करेंगे। इसे समझने के लिए हम भारत से अफ्रीका, ठीक है, और यूरोप से इंडोनेशिया तक का सफ़र करेंगे। इस क्रम में हम बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे और दैनिक जीवन को भी करीब से देखेंगे। इन यात्राओं के दौरान आप खुद महसूस करने लगेंगे कि इतिहास भी कितना
दिलचस्प हो सकता है। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे समझने में कितना मददगार हो सकता है। नीलाद्रि भट्टाचार्य, नीलाद्रि भट्टाचार्य मुख्य सलाहकार इतिहास, इसका कथन है भाई ये मुख्य सलाहकार इतिहास भट्टाचार्य, नीलाद्रि भट्टाचार्य मुख्य सलाहकार इतिहास का। पाठ्य पुस्तक विकास समिति। आगे चलते हैं। ये पाठ है भाई, ठीक। आमुख पढ़ लिया अपन ने, इतिहास और बदलती दुनिया। खंड 1 में है 2 पाठ है ना, घटनाएं और प्रतिक्रियाएं 1 से 74 तक, जिसमें पहली तो आ रही है फ्रांसीसी क्रांति, ठीक। इसके बाद में है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये हर एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति से, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से, नासीवाद और हिटलर का उदय से, ठीक। तो खंड 1 में 3 पार्ट है, फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति और नासीवाद और हिटलर का उदय। खंड 2 में है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। जब चौथा है 2 पार्ट है शायद इसमें, वन समाज एवं उपनिवेशवाद, आधुनिक विश्व में चरवाहे आवार। 2 ही पार्ट है इसमें, 4 और 5, यानी ओनली 5 पार्ट है इसमें विस्तारित शिक्षा के लिए। आप QR कोड के माध्यम से निम्नलिखित अध्यायों का उपयोग कर सकते हैं। किसान और काश्तकार, इतिहास और खेल क्रिकेट की कहानी, पहनावे का सामाजिक इतिहास। ये अध्याय पिछली पाठ्यपुस्तक में मुद्रित किए गए थे, वहीं विस्तारित शिक्षा के लिए डिजिटल मोड में भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये अध्याय पिछली पाठ्यपुस्तक में भी मुद्रित किए गए थे, इतिहास और खेल क्रिकेट की कहानी, वहीं विस्तारित शिक्षा के लिए डिजिटल मोड में भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यानी कि ये पार्ट है भाई डिजिटल मोड में, लेकिन ऑफलाइन में नहीं है। ये 3 पार्ट पढ़ लेंगे, ये पार्ट ये किताब हो जाएगी पूरी, जब पढ़ लेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड वाली से देख लेंगे, 22-23 वाली से। खंड 1 घटनाएं और प्रतिक्रियाएं। इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति नाजीवाद को देखा इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। घटनाएं और प्रक्रियाएं, ठीक। इस खंड में फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नाजीवाद को देखा इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अध्याय 1 डिटेल बता रहा है ना, यहाँ से शुरू होगा पाठ। तो फ्रांसीसी क्रांति, घटनाएं और प्रतिक्रियाएं। इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नाजीवाद को देखा इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अध्याय 1 में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता, समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मान कर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। विशेष अधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। मानव अधिकार घोषणा पत्र नए युग के आगमन का द्योतक था। सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया। भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के अपने पास विरोधी आंदोलनों ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरों को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिल रही थी।
भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिल रही थी। अध्याय 2 में आप यूरोप में समाजवाद के आगमन और उस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे जिसके चलते रूस के शासक जार निकोलस II को सत्ता छोड़नी पड़ी। ठीक है ना। अध्याय 2 के बारे में बता रहा है। रूसी क्रांति ने समाज परिवर्तन का एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूर किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया। इस अध्याय में आप नई सोवियत सरकार द्वारा शुरू किए गए बदलावों, उसके सामने आई समस्याओं और उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानेंगे। सोवियत रूस की सरकार ने खेती के औद्योगिकरण और मशीनीकरण कार्यक्रम को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया। सोवियत रूस की, लेकिन उसने नागरिकों के कई ऐसे अधिकारों का हनन भी किया जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं। फिर भी समाजवाद का नारा विभिन्न देशों के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का हिस्सा बना। आज सोवियत संघ बिखर चुका है और समाजवाद संकट में है। समाजवाद, लेकिन 20वीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपाकार तय करने में यह सबसे शक्तिशाली ताकत था। अध्याय 3 में आप जर्मनी के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हिटलर के उदय और नाजीवाद की राजनीति का विश्लेषण किया गया है। यहाँ आप नाज़ी जर्मनी में औरतों व बच्चों की दशा और स्कूलों पर यातना घरों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्ययन से आपको पता चलेगा कि नाजीवाद ने किस तरह विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को जीने के अधिकार से वंचित कर दिया था, किस तरह उन्होंने यहूदियों का सफाया करने के लिए यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया और लोकतंत्र व समाजवाद के खिलाफ एक मारक युद्ध छेड़ दिया। नाजीवाद के उदय की कहानी सिर्फ कुछ खास घटनाओं, सत्ता की पैशाचिक चाह है। नाजीवाद को देखी कहानी सिर्फ कुछ खास घटनाओं, सत्ता की पैशाचिक चाह, हत्याकांडों और मौत की कहानी बन नहीं है। यह विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहला देने वाली व्यवस्था की कहानी है। भारत में भी कुछ लोग हिटलर के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नाजीवाद के उदय पर खौफ ही महसूस हुआ। आधुनिक विश्व का इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता और लोकतंत्र के फलने फूलने की कहानी बन नहीं है। यह हिंसा, नरकुशता, मृत्यु और महाविनाश की कहानी भी है। ये हाथ में कुछ है भाई, है ना। ये सेना है शायद, हथियार भी है हाथों में। आगे चलते हैं। अब आ रहा है भाई साहब पार्ट 1, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ये पार्ट है, देख लेते हैं कितना बड़ा है। बास्तिल का ध्वंस हो गया ये, है ना। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, इसके बाद में क्रियाकलाप, जीने का संघर्ष, उभरते हुए मध्यम वर्ग, विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की कहानी। उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। पार्ट देखना है कितना बड़ा है। क्रांति की शुरुआत, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 101%। टेनिस कोर्ट में शपथ, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, राजनीतिक प्रतीकों के मायने,
फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? दास प्रथा का उन्मूलन, क्रांति और रोजाना की जिंदगी। सारांश। और ये दूसरा पार्ट है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। ठीक है। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। किसको? बास्तिल को, किले को हैं। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया। इसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। पाव रोटी की, ठीक। बाद में इस दौर पर सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? ये बास्तिल का पतन कर दिया भाई। बास्तिल का ध्वंस। बास्तिल ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए। चित्र है कैसे ध्वंस किया था भाई आम जनता ने। ठीक। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। कोई अगल बगल में रहने जाए, बस ये बात है, नहीं कुछ नहीं है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। सन 1774 में बोर्बो राजवंश का लुई 10/5/1516 है। सन 1774 में ये पूछ सकता है कि भाई वो राजवंश किस वंश का था? बोर्बो राजवंश का लुई 16वां। 1774 में बोर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। और रूपरेखा बता रहे हैं अब कि भाई कैसे हुई थी फ्रांसीसी। बास्तिल का पतन किस कारण से किया गया था? आखिर ऐसे जनता आक्रोशित कैसे हो गई थी, है ना? तो किसका शासन था? लुई 16वां का। किस वंश से था? बोर्बो राजवंश से। सन 1774। उसका विवाह कहाँ से हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था, 20 साल की उम्र में।
राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। वर्साइल्स के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 15वां नहीं 16वां लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। लिब्रे से 10 अरब, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह एकदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी साम्राज्य 3 स्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेटस के अमीरों का अधिकार था। चित्र 2 पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेटस के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेटस कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त यानी जन्मजात। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को छूट अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए वैध थे। ये थे भाई उस समय। देख, ये पूछता है वो, बताइए प्रथम स्टेट में कौन थे, द्वितीय स्टेट में कौन थे। तो प्रथम में पादरी, द्वितीय में कुलीन वर्ग और थर्ड में थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। इनके नीचे थे किसान और कारीगर, और इनके नीचे थे छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। स्टेटस का समाज, ध्यान दें कि तृतीय स्टेटस में कुछ लोग अमीर और कुछ गरीब भी थे। सही है भाई। देखिए, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर, नौकर, ये नीचे नीचे थे भाई। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा। चर्च किसानों से सब जो लेते थे वो किसानों ही कर देते थे। किसानों कोई और टैक्स से फ्री थे तो किसान नहीं थे, और किसानों को ही करना पड़ता था सब कुछ। ठीक है ना। ये दोनों स्टेट थे, और तीसरी स्टेट थी उनमें भी कुछ पैसे वाले थे, लेकिन वो भी जैसे कि मजदूर के रूप में किसानों को रखते थे अपने पास में। ऐसे है। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइद, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। अब ये पूछेगा वो, बताइए टाइद क्या है। टाइद टाइद क्या है। टाइद क्या है? धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। टाइद एक धार्मिक कर है। टाइद किसको देना पड़ता था?
चर्च को। कौन देते थे? किसान। ऊपर से 30 स्टेट के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल यानी कि प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था, वो थी भाई, आई बात समझ में? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। स्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी स्टेट। और पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह है। टाइद का मतलब है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइद चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर, कृषि उपज के 1/10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइद चर्च लेता था भाई। और टाइल सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर। टाइद अलग है, टाइल अलग है। वो पूछेगा बताइए निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। टाइद और टाइल। टाइद डायरेक्ट चर्च को और टाइल सीधे राज्य को। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। ठीक है। ये चित्र वही समय का ना, ये इंग्लिश में लिख रखा है, इसका ट्रांसलेट है। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। बेचारा गरीब अनाज फल पैसा सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं। अच्छा, चित्रकारी की गई है, उसके माध्यम से समझाया गया है। मकड़ा और मक्खी एक अनाम उत्कीर्ण चित्र। बताएं कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। 1715 में कितनी थी? 2.3 करोड़, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 हो गई। 2.3 करोड़ थी जो 2.8 हो गई 1715 के बाद में। 1715 में 2.3, जब 1789 में 2.8। परिणामत अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। नए शब्द जीविका संकट यानी कि ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अनाम जिसका नाम मालूम नहीं। आगे चलते हैं।
अब है जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। जब किधर से चालू है। हाँ हाँ, जब देख खराब फसल, खराब मौसम है ना। अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। महामारी, उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। सही है, कल्पना ही की थी, लेकिन पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट में उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। मध्यम वर्ग का उदय कब हुआ? 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का यहाँ तो निर्यात किया जाता था, यह समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। एक मिनट। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। मध्यम वर्ग का उदय कब हुआ? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का यहाँ तो निर्यात किया जाता था, यहाँ समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदाकारों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। रूसो का पूरा नाम है भाई ये जॉन जाक रूसो, जॉन जाक रूसो, जॉन लॉक, जॉन जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में, अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मोंतेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर लिया। एक मिनट। लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामूहिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। लॉक ने, लॉक के बाद में रूसो, पहले कौन हुए थे? लॉक, लॉक के बाद रूसो।
अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्तेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच की सत्ता विभाजन की बात की। ये क्वेश्चन आ चुका है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक किसकी है? मॉन्तेस्क्यू। ठीक, मॉन्तेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर लिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी रचना है? मॉन्तेस्क्यू की। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के कितने उपनिवेशों ने आज़ाद कर लिया खुद को? 13 ने। किससे? ब्रिटेन से। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और इसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी अंशों व सेलोन की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई सोलमो द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। आई बात समझ में? स्रोत के प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। ठीक, स्रोत के ये चैप्टर तो हो गया पूरा ना। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा। जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को, मैं प्लेसिसस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में भी नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था क्योंकि मेरी जेब में एक सू यानी फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। सू यानी कि फ्रांसीसी पैसा। पुराने दोस्तों ने भी मुँह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। ये बात है भाई किसकी? जॉर्ज डाल्टन की। जॉर्ज डाल्टन ने आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है तो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होगी जिसमें उसने एक मिनट सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती, उसे बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की कराहट सुनते हुए बोझ उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए।
आर्थर यंग। क्रियाकलाप। यहाँ यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? 1 मिनट। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती, जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उससे बेहतर बर्ताव करता है, जो अपने पीड़ितों की करार सुनते हुए बोझ उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी का अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? गुलामों से उनका क्या आशय है? यह किसकी आलोचना कर रहे हैं? सन 1787 में उन्हें किन खतरों का आभास होता है? ठीक। अब हो रही है भाई साहब क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुईस 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। अच्छा, फ्रांसीसी सम्राट, इसलिए उसे स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। ये नियम था भाई। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट की ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। 1614 में। अच्छा, फ्रांसीसी सम्राट लुईस 16वें ने मई 1789 को लुईस 16वें ने मई, ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सा सम्राट था? लुई 15वां, 16वां, 17वां, 14वां? 16वां। 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट्स ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए। फ्रांसीसी सम्राट 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि इनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों, कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का। अच्छा, फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुईस 16वां इसी स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। ठीक है, इस बार भी लुईस 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतीक था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपना पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसों की। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। सही है। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडो टेनिस स्टोर
टेनिस कोर्ट में जमा हुए। ये डेट पूछ ली जाती है भाई 20 जून कि टेनिस कोर्ट में कब शपथ ली थी। 18 जून, 20 जून, 19 जून, 21 जून, 20 जून। तीसरी स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। ठीक है, भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराब्यो और आबेसिये ने किया। मिराब्यो और आबेसिये ने। तृतीय जनरल सभा का नेतृत्व किसने किया था? मिराब्यो और आबेसिये ने। मिराब्यो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः पादरी था। उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पंपलेट लिखी। अच्छा, मिराब्यो और आबे जोरदार भाषण दिया और मूलतः पादरी था। उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक एक अत्यंत प्रभावकारी प्रचार पुस्तिका पंपलेट लिखी। पंपलेट किसकी रचना है? आबेसिये की। क्रियाकलाप। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेयली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि उस समय बेयली एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेयली की ओर आबेसिये है ना, बेयली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि उस समय बेयली निर्वाचित प्रतिनिधि की ओर पीठ करके खड़ा रहा होगा। बेयली को इस तरह दर्शाया। चित्र 5 के पीछे डेविड का क्या इरादा प्रतीत होता है? चित्र 5 का है। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेयली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि उस समय बेयली निर्वाचित प्रतिनिधि की ओर पीठ करके खड़ा रहा होगा? बेयली को इस तरह दर्शाने चित्र 5 के पीछे डेविड का क्या इरादा प्रतीत होता है? टेनिस कोर्ट में शपथ। एक विशाल पेंटिंग के लिए जय लुक डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। एक विशाल पेंटिंग के लिए जाक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन। चाक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। नेशनल असेंबली में। ठीक। जिस वक्त नेशनल असेंबली का संविधान प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। नेशनल असेंबली कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्टिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। 14 जुलाई को देहाती इलाकों में गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों और लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर
किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों चिट्टियों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। कब? 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का। अच्छा, पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। इतनी बड़ी संपत्ति आ गई भाई। देखें, विशेष अधिकारों को छोड़ने के लिए विवश कर दिया कि उनको पादरियों को, और धार्मिक कर समाप्त कर दिया, ठीक है, और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। भय की लहर का प्रसार। मानचित्र से पता चलता है किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए। भय की लहर से अप्रभावित इलाके आराहन है और 1789 की शुरुआत में विद्रोह वाले क्षेत्र, प्रमुख भगदड़ के बाहरी हिस्से भय की लहर का हिस्सा। भय की लहर से प्रभावित इलाके अप्रभावित है, ग्रीन और रेड विद्रोह वाले क्षेत्र, और प्रमुख भगदड़ के बाहरी हिस्से भय की लहर का विस्तार। ऐसे फैली थी भाई। लुहांस, लोएस, रोमिली, लापार्थे, नॉर्मेडी, लुहांस, लामाचे, नीदरलैंड, विस्के की खाड़ी, स्पेन, भूमध्य सागर, स्विट्जरलैंड। स्पेन, भूमध्य सागर, स्विट्जरलैंड। ये जो मेन शहर है ना वो है भाई ये ब्रेस्ट। अब है फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। कुछ रहा थोड़ी है ना भाई, ये पढ़ लिया है ना, और ये सन रहेगी यार, सन रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। 1774 लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1774 में लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है, प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1789 स्टेट जनरल का आह्वान। 33 स्टेट जनरल असेंबली का गठन करता है। वास्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। 1789 फिर 1791 सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया गया। 1791 में 1792-93 फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है।
जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डिरेक्टी का शासन, सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डिरेक्टी का शासन। 1804 नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है नेपोलियन। 1815 वाटरलू में नेपोलियन की हार। दोबारा देख लें। 1774 लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है, सरकारी खजाना खाली हो चुका है, प्राचीन राजवंश के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1789 है ना, 1791 संविधान बनाया गया 1791, और 92-93 में सिर काट कर राजा को मार दिया गया, फ्रांस गणराज्य बनता है और जैकोबिन गणराज्य का पतन होता है 92-93 में, और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। फिर 1804 नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है 1804 में, और 1815 वाटरलू में नेपोलियन की हार। और देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर चित्र 4 के रिक्त स्थानों को भरें। खाद्य दंगे, अन्नाभाव, मृतकों की संख्या में वृद्धि, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें, कमजोर शरीर। जब देखें खाद्य खराब फसल के बाद में खराब फसल और जो खाद्य दंगे, नहीं अन्ना भाव देख ले है ना, खाद्य दंगे, फिर मृतकों की संख्या, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें और कमजोर शरीर। कमजोर शरीर इसमें आएगा, कमजोर शरीर इसमें आएगा, और मृतकों की संख्या इसमें आएगा। आगे चलते हैं ना। क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, इसके बाद में ये है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। 1791 में, ठीक है ना, संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। 1791 के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था, जब कहाँ से शुरू करें, देखें निष्क्रिय नागरिक, मताधिकार प्राप्त नहीं, लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था, यानी कि ये जनता से वोट नहीं लिया जाता था। इसके बाद में सक्रिय नागरिक, मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख ही लोग ओनली। तीस लाख 40 लाख लोगों को ना, अब 40 लाख लोगों से
निर्वाचक 50,000 पुरुष, 40 लाख लोगों से 50,000 पुरुष, और 50,000 पुरुषों में से नेशनल असेंबली 745 सदस्य, विधायिका। अब इससे कार्यपालिका पे नियंत्रण करती थी और मंत्री पे भी नियंत्रण करती थी। ठीक है, सम्राट निषेध कर दिया भाई नेशनल असेंबली ने। फिर न्यायाधीश, ये भी डायरेक्ट चुनते थे न्यायाधीश को, वोट। और विधायिकाएं जो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती थी, 50,000 में से फिर चुने 745, और 745 नियंत्रण रखता था सम्राट पे और मंत्री पे। लेकिन सम्राट का निषेध था नेशनल असेंबली पर। ठीक, और न्यायाधीश भी डायरेक्ट चुने जाते थे। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। यहाँ पर ऐसे तो नहीं है कि भाई सम्राट मैन होता था नेशनल असेंबली का। नहीं, निषेध दे रखा है, निषेध, सम्राट निषेध था भाई। आगे चलते हैं। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ठीक, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। चित्र 8, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले वारविये द्वारा बनाया गया चित्र। दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर की कानून को निरूपित करती है। चित्र 8 कहाँ है भाई? चित्र 7, चित्र 8 है। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले वारविये द्वारा बनाया गया चित्र। दाईं ओर दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर की कानून को निरूपित करती है। स्रोत गए। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को सुरक्षित रखना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिले हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। अधिकार आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं,
और उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को सुरक्षित रखना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान है। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने, छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। स्रोत के क्रांतिकारी पत्रकार जो पॉल मरा ने अपने अखबार लामी द पीपल, जनता का मित्र, नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी। जनता के प्रतिनिधि का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। सही है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ़ वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन वही आश्रय अमीरों का करेंगे। समाचार पत्र लादिम द पब्लिक से उद्धृत। सत्रह है डिक्लेरेशन डाइड्रॉप ऑफ द संविधान पुरुष कहाँ से है? उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। जन्मजात प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। किस किस को? जीवन का अधिकार को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को और कानूनी बराबरी के अधिकार को। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। ठीक। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, ये तो कह है और ये कह है।
राजनीतिक प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ये बारबीए ने अपनी पेंटिंग चित्र आर्ट में अधिकारों की घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश की। ले बारबीए पहले नाम आया यार। चल जाने दे। चित्र 8 ये लिया ना। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले बारबीए द्वारा बनाया गया चित्र। दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर के कानून को निरूपित करती है। जो पॉल मरा। अब ये कथन दे दिया, बताइए कथन किसका है। जो पॉल मरा। टूटी हुई जंजीर। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। जड़ों का बर्छीदार गट्टर। अकेली जड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्टर को नहीं, एकता में ही बल है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य किरणें अज्ञान रूपी अंधेरों को मिटा देगी। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक। अपनी पूंछ मुँह में लिए सांप। सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। ठीक है ना। बताइए ये चित्र दे दिया, कैसे इसका मतलब क्या है फ्रांसीसी क्रांति में। इसका अर्थ था लाल प्राजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। नीला सफ़ेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। अब एक क्वेश्चन देगा, बताइए फ्रांस के राष्ट्रीय रंग में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। देखिए नीला है, सफ़ेद है और लाल है। नीला सफ़ेद लाल। डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप। विधिपट कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र में सब बराबर है। विधिपट। डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय स्वरूप। डैनो वाली स्त्री का अर्थ था कानून का मानवीय रूप। विधिपट का। और नीला सफ़ेद लाल। लाल प्राइजिम टोपी। ठीक। क्रियाकलाप बॉक्स 1 में स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व के प्रतीकों की पहचान करें। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। ले बारबीए के पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पर चित्र 8 में चित्र प्रतीकों की व्याख्या करें। 1791 के संविधान में नागरिकों को दिए गए राजनीतिक अधिकारों के घोषणा पत्र स्रोत गए के अनुच्छेद 1 एवं 6 में दिए गए अधिकारों से तुलना करें। क्या दोनों दस्तावेज एक दूसरे के अनुरूप हैं। 1791 के संविधान में नागरिकों को दिए गए राजनीतिक अधिकारों के घोषणा पत्र स्रोत गए के अनुच्छेद 1 एवं 6 में दिए गए अधिकारों से तुलना करें। क्या दोनों दस्तावेज एक दूसरे के अनुरूप हैं। क्या दोनों दस्तावेजों से एक ही विचार का बोध होता है। 1791 के संविधान से फ्रांसीसी समाज के कौन से समूह लाभान्वित हुए होते। किन समूहों को इससे असंतोष हो सकता था। मरा ने भविष्य के बारे में कौन से पूर्वानुमान स्रोत के लगाए थे। 1791 के संविधान से फ्रांसीसी समाज के कौन से समूह लाभान्वित हुए होते।
किन समयों को इससे असंतोष हो सकता था? मरा ने भविष्य के बारे में कौन से पूर्वानुमान स्रोत के लगाए थे? फ्रांसी घटनाओं से निरंकुश राजतंत्र वाले प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी या स्पेन आदि देशों पर पड़ने वाले प्रभावों की कल्पना कीजिए। फ्रांस में हो रही घटनाओं की खबरों पर राजाओं, व्यापारियों, किसानों, कुलीनों एवं पादरियों ने कैसी प्रतिक्रिया दी होगी? अब है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। इसको पढ़ेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं कुछ रहा हो तो। विधिपट का अर्थ क्या था? डैनो वाली स्त्री का मतलब क्या था? और फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से हैं? अपनी पूंछ मुँह में लिए सांप का अर्थ क्या है? सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का कोई चोर नहीं होता। शाही सत्ता का प्रतीक क्या था? राजदंड। सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक। सूर्य की किरणें ज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। क्षणों का बर्छीदार गट्टर, ना कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉल मरा। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र पुरुष के नाम से चालू है भाई। सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक। फ्रांस से संवैधानिक राजतंत्र बन गया। वाटरलू में नेपोलियन की हार। जब 1774 है ना, 1774, 1789 स्टेट जनरल का आह्वान, 1791, 92, 93, 1804 और 1815। ठीक। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। स्टेट क्रांति एवं क्रांतिपूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। लिब्रे स्टेट, स्टेटन है पादरी वर्ग। और टाइद और टाइल है, टाइद और टाइल कंफ्यूज करेंगे। चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10 में हिस्से के बराबर होता था। टाइद और टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। बोर्बो राजवंश का था भाई लुई 16वां 1774 में। 5 तिल का ध्वंस हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।